हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही। और फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो मेरा चैनल है, इस पे मैं टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराती हूँ। और जो टीजीटी का साइंस का ऑल ओवर इंडिया का जो एग्ज़ाम्स है, चाहे आप ट्रिपल एसबी की प्रिपरेशन करें या तो केवीएस की या तो एनवीएस की, जो भी एग्ज़ाम आप साइंस के लिए चूज़ कर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन आप इस चैनल पर कर लीजिए। बहुत ही आपको बेनिफिशियल यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी फ्रेंड। और जितने भी लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी की, उनके लिए मैं बता दूं कि एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है। डेट्स आउट हो गई हैं। अगस्त में आप लोगों का एग्ज़ाम है। मैंने अपने एफबी ग्रुप पर एक पीडीएफ भेज दी है, एक फ़ोटो भेज दी है। आप लोग उसमें सारी चीज़ें देख सकते हैं। ओके। और ये आपकी जो डेट्स हैं वो 7, 8 हैं एंड 15, 16 ऐसे कुछ करके डेट्स आई हुई हैं अभी। तो आप वहाँ पे देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए। मैंने सब कुछ भेज दिया है वहाँ पे। और आज मैं जो आप लोगों के लिए लेक्चर बनाने जा रही हूँ, कल हम लोगों ने 36 क्वेश्चन तक कर लिया था और आज 37 क्वेश्चन मैं कर रही हूँ। ओके। और सिर्फ यहाँ पे मैं अपने लेक्चर के बारे में डिस्कशन करूँगी और बाकी चीज़ें आप मेरे ग्रुप पे देख लीजिएगा। चलिए, तो टाइम को ज़्यादा ना लगाते हुए बिल्कुल स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमारे पास 37 क्वेश्चन ये है। Which one of the following is the correct matching of the site of action on the given substrate, the enzyme acting upon it and the end product? आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये समझ लेते हैं पहले। देखिए, इसमें ये कहा गया है कि हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके, तो करेक्ट मैचिंग करनी है। किस की करेक्ट मैचिंग करनी है? जो भी सबस्ट्रेट है और जो साइट ऑफ एक्शन है उसका। ओके। और जो एंजाइम उस पर एक्ट करता है और एंड प्रोडक्ट जो है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को मैचिंग करनी है। यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो पहला है हमारे पास ऑप्शन ड्यूडेनम ट्राइग्लिसराइड्स, और यहाँ पे एरो है, एरो के ऊपर ट्रिप्सिन है एंड मोनोग्लिसराइड्स बन रहे हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास 2 वाला। इसमें है स्मॉल इंटेस्टाइन, देन डाईपेप्टाइड्स एंड डाईपेप्टिडेजेस। ये एंजाइम्स हैं फ्रेंड, और ये किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? प्रोटीन को ये कर रहे हैं अमीनो एसिड्स में। नाउ थर्ड वन है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, पेप्टाइड्स एंड पेप्टिडेजेस एंजाइम है एंड अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। नाउ फोर्थ है स्टोमक एंड फैट्स एंड लाइपेजेस हैं, एंजाइम्स हैं और ये मिसल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है इसके बारे में हमको बताना है। तो देखिए, कल भी हम लोगों ने जो भी बाइल था उसके बारे में बात की थी, पैनक्रियाटिक जूस के बारे में बात किया था मैंने कि आप उसको टाइल को याद कर लीजिएगा, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज। इंटेस्टिनल जूसेस के बारे में मैंने बताया था कि आप MLS याद कर लीजिएगा। ओके, इससे आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास आज जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 37 के लिए हम लोग चूज़ करेंगे सेकंड वाले ऑप्शन को। ओके, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और देन उसके बाद ये क्या करता है, जो डाईपेप्टाइड्स होते हैं वो डाईपेप्टाइडेजेस की प्रेजेंस में अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, ये काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको बताया था जो काइम है वो ड्यूडेनम से मूव होकर के आता है और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो फूड को रिसीव करती है। प्लस 3 एल्कलाइन सिक्रीशंस जो होते हैं बाइल लीवर से आता है एंड पैनक्रियाटिक जूस वो पैनक्रियास से आता है एंड इंटेस्टिनल जूस वो इंटेस्टिनल ग्लैंड से आता है। ओके, तो अब यहाँ पर देख लीजिए, आप लोगों को ये सारी चीज़ें कल भी डिस्कशन की गई थी और आगे हमारे पास जो है क्वेश्चन उसको आज देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे 38 है। ओपनिंग ऑफ बाइल डक्ट बिफोर इट जॉइंस द पैनक्रियाटिक डक्ट इज गार्डेड बाई। कि जो बाइल डक्ट की ओपनिंग होती है वो पैनक्रियाटिक डक्ट को ज्वाइन करने से पहले किसके द्वारा गार्ड की जाती है? तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, सेकंड है स्फिंक्टर ऑफ बार्डेन, 3 है एम्प्यूल ऑफ बैटर एंड 4 है पायलोरिक स्फिंक्टर। तो यहाँ पे फ्रेंड हम लोग देख लेते हैं इसको। तो देखिए, यहाँ पे जो है हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है पहले तो उसको देख लेंगे कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है। तो जो 38 है इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? 38 का करेक्ट ऑप्शन है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। ओके, देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के बारे में बताना चाहती हूँ। जो बाइल डक्ट होती है एंड पैनक्रियाटिक डक्ट होती है वो दोनों ही ड्यूडेनम में साथ साथ में खुलती हैं। ओके, तो यहाँ पे
देखिए हमारे पास ये जो बाइल डक्ट है और पैंक्रियाटिक डक्ट है, उसकी जो ओपनिंग होती है वो ड्यूडेनम में हो रही है। एक मिनट में यहाँ पे आपको बता देती हूँ। ये देखिए बीडी, बाइल डक्ट के लिए मैंने बीडी लिख दिया, और उसके बाद जो आपका पैंक्रियाटिक डक्ट है इसके लिए मैंने पीडी लिख दिया है। ओके, और ये जो दोनों डक्ट हैं ये दोनों एक साथ कहाँ पे ओपन हो रही हैं? ये ओपन होंगी ड्यूडेनम में। ये दोनों कहाँ पर ओपन होंगी? ड्यूडेनम में ओपन होंगी। ड्यूडेनम के लिए मैंने डी लिख दिया है। नाउ ये ड्यो लिख सकती हूँ मैं। नाउ ड्यूडेनम में ओपन हो रही है। और ये जो है अब यहाँ पे देखिए एक कॉमन डक्ट होती है। कॉमन डक्ट जो है उसका नाम है हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। तो ये इस रूप में, यानी कि हिपैटो पैनक्रियाज से है, हिपैटो जो है वो हिपैटिक से, लिवर से आया है टर्म, और जो पैनक्रियाटिक है वो तो पैनक्रियाज से ही आया है। तो ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और ये जो है किसके द्वारा गार्ड की जाती है? ये गार्ड की जाती है इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई के द्वारा। ओके, तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये पूछा जा रहा है कि जो बाइल डक्ट की ओपनिंग है पैनक्रियाटिक डक्ट को ज्वाइन करने से पहले, ओके, ये इसको कौन गार्ड करता है? तो यहाँ पे आपका जो है वो इंस्फिंक्टर ऑफ बॉयडन होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास 39 है। 39 में है इंटेस्टिनल विलाई। इंटेस्टिनल विलाई के बारे में बताना है। तो इंटेस्टिनल विलाई जो है, विलाई क्या करते हैं? पहला स्टेटमेंट है प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, कि ये एब्जॉर्प्शन के लिए लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। ओके, सेकंड है कंटेन ब्लड वेसल्स एंड लैक्टेल्स। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूट डाइजेस्टिव एंजाइम्स यूनिफॉर्मली। एंड फोर्थ है स्टिमुलेट पेरिस्टालसिस। एंड फिफ्थ है सिक्रीट म्यूकस। तो देखिए यहाँ पे ये इस हमको करेक्ट ऑप्शन बताना है इंटेस्टिनल विलाई के बारे में। तो 39 का हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो 1 और 2 हो जाएगा। कैसे 1 और 2 हो जाएगा? यहाँ पे देखिए ये क्या करता है? लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है एब्जॉर्प्शन के लिए। बिल्कुल करेक्ट है। आपको विलाई की स्ट्रक्चर याद होगी, इस तरीके से विलाई का स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या करता है? ये जो है अगर हम इसका सरफेस एरिया की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया देता है, प्रोवाइड करता है। ओके, देन उसके बाद ये क्या है यहाँ पे कि डिस्ट्रीब्यूट डाइजेस्टिव एंजाइम्स यूनिफॉर्मली, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो 39 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 39 के लिए यहाँ पे जो है हमारे पास ये कंटेन ब्लड वेसल्स एंड लैक्टेल्स, ये वाला है हमारे पास। जो इंटेस्टिनल विलाई होते हैं इसमें ब्लड वेसल्स और लैक्टेल्स होती हैं। तो हमारे पास 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल। तो हमारे पास थर्ड वाला ऑप्शन 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो थर्ड वाला है डिस्ट्रीब्यूट डाइजेस्टिव एंजाइम्स यूनिफॉर्मली, ये नहीं है, ये कन्फ्यूज़न में मैंने अभी बोल दिया था। ओके, तो यहाँ पे 1 और 2 ही है, और उसके बारे में मैंने लास्ट जो कल बताया था, लेक्चर पढ़ाया हुआ था, उसमें भी बताया हुआ था यही चीज़। तो चलिए यहाँ पे ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 40 है। 40 को देख लेते हैं। 40 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फूड कंपोनेंट इन ह्यूमन रीचेज द स्टमक टोटली अनडाइजेस्टेड, कि ये पूछा जा रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा पेयर है फूड कंपोनेंट का जो ह्यूमन स्टमक में अनडाइजेस्टेड फॉर्म में पहुंचता है, टोटली अनडाइजेस्टेड रहता है। इन ह्यूमन रीचेज द स्टमक टोटली अनडाइजेस्टेड। 1 प्रोटीन एंड स्टार्च, 2 स्टार्च एंड फैट, 3 फैट एंड सेल्यूलोज, एंड 4 है स्टार्च एंड सेल्यूलोज। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 40 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फैट एंड सेल्यूलोज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास फैट एंड सेल्यूलोज बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसको आप लोग देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास अब जो क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये जो सेलुलोज होती है, आपको पता है कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे जो इंटेस्टाइन होता है उसमें जो एक अविशेषी अंग होता है, ओके, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, अपेंडिक्स या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ओके, तो अब होता क्या है, बहुत सारे लोगों को अपेंडिक्स का पेन भी होता है, अपेंडिसाइटिस भी हो जाती है।
तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। और अदरवाइज़ हमारी बॉडी में हमारे जो है, अगर हम अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम नहीं होते, इसलिए हम लोग हमारी बॉडी में सेलुलोज का डाइजेशन अच्छी तरीके से कम्प्लीटली नहीं हो पाता है। ओके, इसीलिए वो रफ एज के फॉर्म में फिर बाहर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है 41 में है चूज़ द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द गिवन सेट्स ऑफ एंजाइम एंड देयर एंड प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर को चूज़ करना है। ओके, अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एंजाइम दिया हुआ है, उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है। नाउ 1 रेनिन पैड, 2 एमाइलेज माल्टोज, 3 स्ट्रिप्सिन कोलेस्ट्रॉल एंड 4 ट्रिप्सिन पेप्टाइड्स। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 41 के लिए वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो रेनिन है और फैट है। ओके, ये हमारे पास जो 41 का जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि ये इनकरेक्ट है। बाकी जो एमाइलेज है वो माल्टोज पे एक्शन करता है। ओके, माल्टोज एक डाइसैकेराइड होती है, और ये जो माल्टेज है जो हमारे पास जो स्ट्रिप्सिन है वो कोलेस्ट्रॉल के लिए एंड प्रोडक्ट उसका कोलेस्ट्रॉल है। नाउ अब यहाँ पे जो ट्रिप्सिन है उसका एंड प्रोडक्ट क्या है, ये पेप्टाइड्स होंगे। ओके, नाउ 42 हम देख लेते हैं। रीड स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज़ द करेक्ट वन। स्टेटमेंट रीड करना है और जो करेक्ट है उसको बताना है। 1 हम देख लेते हैं। हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया इज़ कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के। और दूसरा है हमारे पास स्टेटमेंट, डर्मेटाइटिस इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ राइबोफ्लेविन। एंड थर्ड है बेरी इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B10। एंड फोर्थ है पेलाग्रा इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B6। तो देखिए यहाँ पे जो 42 है उसके लिए हम लोग करेक्ट जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं कि 42 का क्या करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 42 के लिए हम लोग पहला वाला तो पहले हम लोग कंसीडर करते हैं क्या है। पहला वाला ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोथ्रोम्बिनेमिया है वो किसकी वजह से होता है, ये होता है विटामिन के की कमी से। ओके, विटामिन के की कमी से होता है। ओके, हाइपो मतलब कम होता है, ये समझ लीजिएगा। हाइपोटम का मतलब कम होना और हाइपर मतलब ज़्यादा होना। तो प्रोथ्रोम्बिनेमिया। ओके, तो ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। अब उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद जो पेलाग्रा है वो विटामिन B6 की कमी से होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों को याद भी होगा। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है और हमारे पास ये थर्ड में ही ये दोनों मिल रहे हैं 1 एंड 4। तो यहाँ पे थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 43 है। 43 में है द इनिशियल स्टेप्स इन डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज़ कैरीड आउट बाय। नाउ मिल्क के डाइजेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है लाइपेज, 2 ट्रिप्सिन, 3 रेनिन एंड 4 है पेप्सिन। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 43 के लिए वो क्या हो जाएगा, 43 के लिए रेनिन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, आपको पता है जो रेनिन होता है वो एंजाइम होता है और इसके एक्शन से जो है मिल्क का डाइजेशन वो स्टार्ट होता है। ओके, ये इनिशियल स्टेप में काम आता है रेनिन। मिल्क के डाइजेशन की बात हो रही है तो ये भी ध्यान रखेंगे। नाउ 44 को हम लोग देखते हैं। 44 जो है, इन ह्यूमन बॉडी द रोल ऑफ बाइल सॉल्ट्स इन डाइजेशन इज़ 2। नाउ ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेशन बाइल का सॉल्ट्स के डाइजेशन के लिए जो रोल है वो बताना है और क्या है इस 2 के किस तरीके से काम करता है। रोल ऑफ बाइल सॉल्ट्स, रोल बाइल सॉल्ट्स इन डाइजेशन, बाइल सॉल्ट्स का डाइजेशन में जो रोल है वो बताना है कि इसका क्या रोल है बाइल सॉल्ट्स का। नाउ एक्ट एज कोएंजाइम्स ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कि ये जो है कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है उसमें ये कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है। नाउ 2 है इमल्सीफाई फैट्स एंड फैसिलिटेट देयर एब्जॉर्प्शन, कि फैट को इमल्सीफाई करता है और इसके एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है। नाउ 3 है एड इन द ब्रेकअप ऑफ प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स एंड देयर एब्जॉर्प्शन, कि ये प्रोटीन का ब्रेकअप करता है अमीनो एसिड्स में और उसका एब्जॉर्प्शन करने में ऐड करता है, हेल्प करता है। एंड 4th है स्टिमुलेट द पेनक्रियाज टू रिलीज इट्स एंजाइम, की पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है कि वो एंजाइम को रिलीज़ करे। तो 44 में हमारे पास क्या हो जाएगा, 44 हमारे पास है 2। ओके, इसका अब यहाँ पे देख लीजिए
टू वाला जो ऑप्शन इमल्सिफाई करता है फैट को एंड उसके एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है। ओके, तो 44 का क्या है, 44 में हमारे पास टू हमने बता ही दिया था पढ़ने से, मतलब जो ये पता चल गया था। ओके, तो नाउ हमारे पास टू बिल्कुल करेक्ट है। 45 देख लेते हैं। 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन ह्यूमंस, कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट वो ट्रू है डाइजेशन के लिए और फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए ह्यूमन में। तो वन है, ऑक्जेंटिक सेल इन आर स्टमक सिक्रीट द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, की जो ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं हमारे स्टमक की वो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन को सिक्रीट करती हैं। नाउ जो टू है वो क्या है, फ्रक्टोज एंड अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूज़न, कि जो फ्रक्टोज और अमाइनो एसिड्स होते हैं वो सिंपल डिफ्यूज़न से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ओके, नाउ थर्ड हमारे पास क्या है, अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड बाय सैलिवरी एमाइलेज इन आवर माउथ, कि जो है जो 30% ऑफ स्टार्च होता है वो हमारे माउथ में सैलिवरी एमाइलेज के द्वारा हाइड्रोलाइज हो जाता है। ओके, नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो 45 के लिए देख लेते हैं। सारे ऑप्शंस तो हम लोगों ने पढ़ ही लिए हैं, तो नाउ 45 का यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, तो देखिए ये यहाँ पे जो थर्ड वाला है कि जो 30% ऑफ जो भी मैंने पढ़ा कि जो स्टार्च है वो सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा हाइड्रोलाइज होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 46 है। 46 है, द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूसेस, ऐसा हार्मोन जो कि पैनक्रियाटिक जूस की रिलीज को स्टिमुलेट करता है। 1 सिक्रेटिन, 2 ग्लूकागॉन, 3 इनहिबिन एंड 4 है इंसुलिन। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा 46 के लिए। 46 के लिए हमारे पास आपको पता है कि ये जो है सिक्रेटिन होगा। सिक्रेटिन ही जो है, सिक्रेटिन हार्मोन ऐसा हार्मोन होता है जो कि पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज़ के लिए जो है वो स्टिमुलेट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिक्रेटिन के बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसके बारे में तो आप लोग याद कर लीजिएगा। वैसे भी सारे ही क्वेश्चंस अपने आप में अच्छे हैं, मैं तो बार बार यही कहती हूँ कि सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, आप लोग सब पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 47 में है, द फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फेरिंग्स 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फेरिंग्स, तो इसमें से कौन सा फेरिंग्स का पार्ट नहीं है। 1 नेजोफेरिंग्स, 2 ब्रोंकियोफेरिंग्स, 3 ओरोफेरिंग्स एंड 4 है लैरिंजोफेरिंग्स। तो यहाँ पे फेरिंग्स के बारे में पूछा गया है कि इसका पार्ट कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे 47 का हमारे पास जो 2 है ब्रोंकियोफेरिंग्स वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी नेजो, ओरो और लैरिंजो ये हैं पार्ट, यानी कि आपको कैसे आप इसको नॉल करके लर्न कर सकते हैं। ओके, नॉल जो है नॉल फेरिंग्स के पार्ट हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 48 है, इन अडल्ट लैरिंग्स इज फाउंड एट द लेवल ऑफ। नाउ अब यहाँ पे वर्टिब्री जो है, जो वर्टिब्री के नंबर्स दे रखे हैं और आपको वो बताना है कि किस लेवल में पाया जाता है। तो जो 48 है उसके लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वही मैं बता देती हूँ आपको। ये जो हमारे पास C3 है, C3 to C6 है, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। नाउ सर्वाइकल में हमारे पास 3rd से 6 जो है वही इसका लेवल है 48 के लिए। तो चलिए नाउ अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, आफ्टर डीप इंस्पिरेशन कैपेसिटी ऑफ मैक्सिमम एक्सपिरेशन ऑफ लंग इज कॉल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लंग की कैपेसिटीज पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और केवीएस में ये केवीएस के पीजीटी में ये क्वेश्चन आ चुका है, और वैसे भी हर एग्ज़ाम में ही लगभग इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं फ्रेंड। तो देखिए क्वेश्चन अगर अच्छे होंगे तो वो आपको तैयार करने ही हैं, आप वो किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ओके, और अगर मैं लंग्स की बात करूं तो डिफरेंट एनिमल्स के जो लंग्स हैं उसके बारे में बता देती हूं। देखिए जो लंग्स होते हैं वो आपके किस में, मैन, आपको पता है मैन में लंग होता है। फ्रॉग में भी रेस्पिरेशन जो होगा वो लंग से होगा, पल्मोनरी रेस्पिरेशन होगा। नाउ बर्ड्स में होते हैं लंग्स, बर्ड्स में भी रेस्पिरेशन कहाँ से होता है, लंग से होता है। लिजर्ड्स, कैमल, ओके, लिजर्ड्स, कैमल लिजर्ड आप डेली देखते हैं। ओके, और कैमल ये सब में कहाँ से होता है, यानी कि जो अर्थ पे टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं उनमें तो लंग्स का यूज़ होता ही है। तो पल्मोनरी जो रेस्पिरेशन है। नाउ आप स्किन से, अगर स्किन की बात करें तो स्किन से हम लोग जो स्टडी करते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए,
फ्रॉग में स्किन से होता है और अर्थवॉर्म में होता है। ओके, फ्रॉग एंड अर्थवॉर्म में स्किन से रेस्पिरेशन होता है। नाउ गिल्स से, गिल्स आपको पता है जो फिशेस होती हैं उनमें गिल्स होता है। फिशेस वाटर में होती हैं और वहाँ पे वाटर में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को वो लेती हैं, तो उसमें इनके गिल से वाटर अंदर जाता है। ओके, और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे गिल्स प्रॉन्स में होते हैं और फिश में होते हैं। नाउ ट्रैकिया, ट्रैकिया कहाँ, ट्रैकिया किस में होती है? तो ट्रैकिया जो है आप जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें ट्रैकिया से होता है। नाउ ट्रैकिया के थ्रू रेस्पिरेशन इंसेक्ट्स में होता है। नाउ जनरल बॉडी सरफेस, तो जनरल बॉडी सरफेस GBS मैंने लिख दिया यहाँ पर। जनरल बॉडी सरफेस से किस में हो सकता है? नाउ अमीबा जो आपके सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, अमीबा है, यूग्लिना है। ओके, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, इन सब में किससे होता है? जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन होता है। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो कैपेसिटी है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या कही जाती है। तो 49 का हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 49 के लिए हमारे पास थी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वाइटल कैपेसिटी। ओके, इसको क्या कहते हैं? आफ्टर डीप इंस्पिरेशन कैपेसिटी ऑफ मैक्सिमम एक्सपिरेशन इज ऑफ लंग इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी। आप लोग ये जितने भी मैं क्वेश्चन दे रही हूँ बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस दे रही हूँ, तो आप लोग इसको नोट करते चलेंगे और कि आप अपने लिए जो भी नोटबुक बना रहे हैं, जो भी इसको आप नोट डाउन करते रहिए। कैसे नोट डाउन करना है? आप इसको एज अ वन लाइनर करेंगे, ठीक है? कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल दे करके बता रही हूँ। जैसे कि यही वाला क्वेश्चन है, तो इसमें मैं बता रही हूँ, आफ्टर डीप इंस्पिरेशन कैपेसिटी ऑफ मैक्सिमम एक्सपिरेशन ऑफ लंग इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। डैश बना के आप लिख लीजिए वाइटल कैपेसिटी। और ये सब आपको एग्ज़ाम देने जाने से पहले, आई मीन 10-15 दिन का आप टाइम निकालिए, एक हफ्ते का, और तुरंत जितनी भी चीज़ें या आपको लगता है कि आपको रिवीजन के लिए और टाइम चाहिए, क्योंकि डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि कौन मतलब कितना बिजी है, उसको कितना टाइम मिल पा रहा है। किसी को 7-8 घंटे पढ़ने का टाइम मिल जा रहा है, कोई 10 घंटे पढ़ ले रहा है। और जो जैसे कि वर्किंग वुमेन है, हाउस वाइफ, आई मीन जो भी मैरिड वुमेन हैं, उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है स्टडी करने के लिए। तो वो सपोज़ दिन में 2 घंटे पढ़ रही हैं या 3 घंटे पढ़ रही हैं, तो वो रिवीजन के लिए और ज़्यादा टाइम रखेंगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो है मैंने आपको बता दिया है कि आप नोट डाउन करते रहिएगा और आप नोट्स बनाते रहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो 46 है यहाँ पे, उसको देख लेते हैं। ओके, सॉरी 46 नहीं, यहाँ पे हमारे पास जो 50 क्वेश्चन है। ओके, 50 क्वेश्चन है हमारे पास। नाउ मैच द फॉलोइंग कॉलम। अब कॉलम को मैच करना है। कॉलम 1 है यहाँ पे, कॉलम 1 है एनिमल एंड कॉलम 2 है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ओके, तो यहाँ पे अभी जस्ट मैंने बताया ही है, तो अब हम लोग देख सकते हैं। नाउ ए में अर्थवर्म, बी स्पाइडर, सी फिशेस एंड डी आपका बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स है। एंड 1 है मॉइस्ट क्यूटिकल, 2 गिल्स, 3 लंग्स एंड 4 बुक लंग्स। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इससे याद कर सकते हैं। ओके, तो यहीं पे आपका रिवाइज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है मैं उसको बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे जो 50 है उसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अभी मैंने अर्थवर्म के लिए क्या बताया था। अर्थवर्म के लिए जो मैंने बताया था वो बताया था मॉइस्ट क्यूटिकल। ओके, तो यहाँ पे मॉइस्ट क्यूटिकल हो जाएगी। नाउ स्पाइडर्स जो होते हैं एरेक्निड्स में आते हैं, आर्थ्रोपोडा होते हैं और एरेक्निडा क्लास होती है स्पाइडर की। तो स्पाइडर जो है वो बुक लंग्स हो जाएंगे स्पाइडर के लिए। नाउ फिश वाटर में रहती हैं, वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेती हैं, गिल्स के द्वारा पानी उनका अंदर जाता है, तो गिल्स वो होंगी। नाउ बर्ड और रेप्टाइल्स ये दोनों ही अर्थ पे हैं, आई मीन टेरेस्ट्रियल हैं। बर्ड एरियल है और रेप्टाइल्स टेरेस्ट्रियल हैं, तो क्या होंगे? ये लंग्स के द्वारा श्वसन करेंगे या फिर रेस्पिरेशन करेंगे। नाउ 51 हम लोग देख लेते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि लंग कैपेसिटी के बारे में क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो टोटल लंग कैपेसिटी के बारे में पूछा गया है। अब देख लीजिए इस क्वेश्चन को भी आप नोट्स में जो है वन लाइनर की तरह कर सकते हैं। कैसे करेंगे? द टोटल लंग कैपेसिटी इज, उसके बाद आप जो है डैश बनाएंगे और उसके बाद जो आंसर करेक्ट है वो लिखेंगे। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो 4 है, 5800 ml। नाउ टोटल लंग कैपेसिटी इज़ फॉर 5800 ml। तो एग्ज़ाम में फ्रेंड अगर थोड़ा बहुत भी इसके नियर भी वैल्यू अगर दी रहे कहीं पे, तो वो भी आप मान लीजिए 6 था, मान लीजिए 59 भी कभी कभी हो सकती है, 57 या अराउंड 6 भी दे सकते हैं ये लोग। तो आप इसको टोटल लंग कैपेसिटी में कर सकते हैं।
लेकिन बहुत ज़्यादा पास की वैल्यू को करना है, अगर ऑप्शन में ना हो 58 तो। ओके, नाउ 52 क्वेश्चन देख लेते हैं। 52 क्वेश्चन है हमारे पास। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट के लिए हमें जो है यहाँ पे स्टेटमेंट देखना है। ओके, तो हम लोग देखते हैं क्या है स्टेटमेंट। 1 है हमारे पास, अबाउट 7% ऑफ CO2 इज़ ट्रांसपोर्टेड एज डिजॉल्व इन प्लाज्मा, कि जो 7% CO2 होती है वो प्लाज्मा में जो है जो CO2 होती है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व रूप में ट्रांसपोर्टेड होती है, और 23% एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, और 23% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होती है, एंड 70% एज बाइकार्बोनेट्स, और 70% बाइकार्बोनेट्स के रूप में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नाउ 2 वाला मैं देख लेती हूँ। 2 है, द CO2 डिजॉल्व इन प्लाज्मा फॉर्म्स कार्बोनिक एनहाइड्रेज। जो CO2 प्लाज्मा में डिजॉल्व होती है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज बनाती है। नाउ अब यहाँ पे देख लीजिए, जो 3rd है, द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड रिमेन्स कंस्टेंट ड्यू टू पोटेशियम। जो कार्बोनिक एसिड की कंसनट्रेशन होती है वो कांस्टेंट रहती है पोटेशियम के कारण। ओके, तो यहाँ पे आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, और 3 स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो 3 स्टेटमेंट है उसमें से हमारे पास जो फर्स्ट वाला है, यानी कि 52 का जो 1 वाला है, ओके, तो ये 52 का 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ यहाँ पे 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ये जो है कि जो 7% CO2 है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व रूप में होती है, घुली हुई रूप में होती है, ट्रांसपोर्ट की जाती है। 23% कार्बामिनो हेमोग्लोबिन के रूप में होती है, और 70% बाइकार्बोनेट्स के रूप में होती है। ओके, और यहाँ पे हमारे पास ये जो 3rd ऑप्शन है, यानी जिसमें सिर्फ ओनली 1 लिखा है, यही बिल्कुल करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 53 है। 53 में है मेरे पास, मैच दी फॉलोइंग कॉलम्स। नाउ कॉलम 1, कॉलम 2। ओके, चलिए अब यहाँ पे जो है ए है लंग फाइब्रोसिस, बी ब्लैक लंग, सी CBD, डी ब्राउन लंग। तो जो सेकंड कॉलम है कोल वर्कर्स, 2 है मेटलर्जिकल ऑक्यूपेशन, 4 है फ्लोर मिल वर्कर्स, एंड पुअर वेंटिलेशन, 2 टेक्सटाइल वर्कर्स। देखिए अब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है 53 का वो कौन सा हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे जो 53 के लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उसको देख लेते हैं। पहले मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लूँ। ओके, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो लंग फाइब्रोसिस है वो किसके लिए होती है। लंग फाइब्रोसिस जो है वो किसको होती है, वो फ्लोर मिल्स होती हैं ना, आटे वाली मिल्स होती हैं, वहाँ पे जो काम करते हैं। तो आटे के जो पार्टिकल्स या कोई भी फ्लोर होता है इतना ज़्यादा महीन होता है कि उनके लंग्स में चला जाता है, और लंग्स में फाइब्रोसिस भी कर सकता है। देन उसके बाद हमारे पास जो ब्लैक लंग्स हैं, जो कोयले की खानों में काम करते हैं लोग, उनके जो लंग्स होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, कोल माइन वर्कर्स के। तो देन यहाँ पे जो CBD है, ओके, CBD जो है मेटलर्जिकल ऑक्यूपेशन में लोग जो होते हैं, मेटलर्जी वगैरह, आप मेटलर्जी तो जानते ही हैं कि जो ओर होता है उससे मेटल को प्योर फॉर्म में निकालना क्या होता है, मेटलर्जी होती है। मेटलर्जिकल ऑक्यूपेशंस में जो होते हैं। नाउ अब ब्राउन लंग्स किसके हो जाते हैं, तो यहाँ पे जो पुअर वेंटिलेशन टू टेक्सटाइल वर्कर्स को जो वेंटिलेशन होता है वो अच्छा नहीं मिल पाता है, पुअर मिलता है, तो उनके लंग्स ब्राउन हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो 4th ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, 3, 1, 2, 4। ओके, नाउ यहाँ पे अब 54 देख लेते हैं। मेमालियन लंग्स हैव एन एनॉर्मस नंबर ऑफ माइन्यूट एल्वेलॉय एयर सैक्स, दिस इज़ टू अलाउ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड। आपको पता है जो हमारे ब्रोंकाई होते हैं वो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं, उसके बाद फिर जो लास्ट होता है वो क्या होता है, एल्वेलॉय होता है, एयर सैक्स होते हैं। कुछ इस तरीके से ट्री लाइक स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ऐसे होते हैं। ओके, ऐसे। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, क्यों होता है वो माइन्यूट एल्वेलाई, क्या करते हैं। 1 है मोर स्पेस फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड एयर, 2 more surface are for diffusion of gases, 3 more spongy texture for keeping lungs in proper slabs. Okay, now 4 है more nerve supply to keep the lungs working.
नाउ 54 जो है हमारे पास, वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो 54 में हमारे पास क्या करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ये स्पेस के लिए सब कुछ होता है, तो मोर स्पेस मिल जाता है। ओके, स्पेस जो होता है वो बढ़ जाता है। और किस लिए फिर वो क्या काम आता है, जब भी एयर इंस्पायर करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर वो लंग्स में पहुंच सकती है। ओके, तो यहाँ पे है मोर स्पेस फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड एयर, यानी कि इंस्पायर्ड एयर का वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए। ओके, तो इसलिए हमारे पास जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 55 देख लेते हैं। 55 में है हमारे पास मैच द फॉलोइंग कॉलम। ओके, अब यहाँ पे कॉलम 1 है एंड कॉलम 2 है। ए लैरिंक्स, बी ट्रैकिया, सी एल्वेलाई एंड डी एपिग्लॉटिस। एंड 1 है लिड ऑफ ट्रैकिया, 2 एयर सैक्स, 3 वॉइस बॉक्स, 4 विंड पाइप्स एंड 5 है लीफ लाइक कार्टिलेज। तो देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे अब मैं इसका सीधे आंसर ही बताती हूँ। ओके, अब आपको रिवाइज करना है, सब चीज़ें आपने पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते रहिए। यहाँ पे जो इतने भी MCQs हैं बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो इनसे आप सब कुछ क्लियर कर लीजिए, सारे डाउट्स। नाउ 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे मैचिंग कर देती हूँ। लैरिंग्स जो है वो उसको क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। और जो ट्रैकिया है इसको क्या कहते हैं, विंड पाइप भी कहते हैं, आपको पता है। नाउ एल्वेलाई है, ये क्या होगा, एयर सैक्स होंगे। एंड जो एपिग्लॉटिस है ये क्या होता है, लीफ लाइक कार्टिलेज होती है। ओके, नाउ ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तो यहाँ पे हमारे पास इसको देख लेते हैं। अभी हमने जो मिलाया है यहाँ पे, तो 55 का थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ 55 का थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे देख लीजिए 3 4 2 5, नो कन्फ्यूज़न। नेक्स्ट है हमारे पास 56। नाउ 56 देख लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय द ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन इम्पॉर्टेंट है। नाउ 1 as bicarbonate ion, 2 in the form of dissolved gas molecule, 3 by binding to RBC and 4 as carbaminohemoglobin। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास जो 56 है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास पहला वाला ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एज बाइकार्बोनेट आयन, 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में अब्जॉर्ब होती है और वो एज अ बाइकार्बोनेट आयन वो ट्रांसपोर्ट होती है लंग्स को। ओके, नाउ 56 के बाद हम लोग 57 देख लेते हैं। 57 में है हमारे पास द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीदेड इन बाय मैक्सिमम फोर्स्ड इंस्पिरेशन ओवर एंड अबव द नॉर्मल इंस्पिरेशन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 1 एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, 2 इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, 3 वाइटल कैपेसिटी एंड 4 है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो देखिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 57 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है ये हमारे पास है। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो एयर का वॉल्यूम, ओके, एयर के वॉल्यूम के बारे में बात की जा रही है जिसको कि मैक्सिमम फोर्स के द्वारा अंदर यानी कि इंस्पायर किया जा सकता है सांस के द्वारा। ओके, ओवर एंड अबव द नॉर्मल इंस्पिरेशन, यानी कि एक तो हम लोग नॉर्मली अभी क्या कर रहे हैं, अपनी सांस को अंदर ले रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, फिर बाहर निकाल रहे हैं, एक्सपायर कर रहे हैं। तो इंस्पिरेशन हमने कर लिया, इंस्पायर कर लिया, ये एक नॉर्मल इंस्पायरेशन है। लेकिन हम लोग मैक्सिमम फोर्सफुली जब आप कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं, इंस्पायर करते हैं। तो हम लोगों ने इंस्पायरेशन जो किया है मैक्सिमम, ओके, तो अब उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो क्या कहलाता है, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीदेड इन बाय मैक्सिमम फोर्स इंस्पिरेशन। ओके, तो यहाँ पे बिल्कुल हमारे पास 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। ओके, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। अब यहाँ पर देख लेते हैं। नाउ आगे जो है क्वेश्चंस उसको भी देखते हैं फ्रेंड। 57 के बाद 58 है। तो 58 में है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज़। नाउ अब यहाँ पे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में आ गया, ये कैसा होता है।
बहुत ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इजी है, याद हो जाएगा आप लोगों को, याद भी होगा बहुत लोगों को। 1 सिग्मॉइड, 2 पैराबोलिक, 3 हाइपरबोलिक एंड 4 है स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है वो हमारे पास सिग्मॉइड होता है। ओके, सिग्मा शेप का होगा सिग्मॉइड। नाउ 59 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन के रेस्पिरेशन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है। नाउ 1 है हमारे पास, सिगरेट स्मोकिंग में लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, कि सिगरेट स्मोकिंग से ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ओके, और दूसरा है हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड है, न्यूरल सिग्नल्स। नाउ न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम pneumotoxic center in pons region of a brain can increase the duration of inspiration। फिर थर्ड है, वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में सफ़र फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस। एंड फोर्थ है, about 90% of carbon dioxide is carried by hemoglobin as carbaminohemoglobin। तो यहाँ पे हमारे पास जो 59 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो क्या हो जाएगा, इसमें हमारे पास जो थर्ड वाला है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं वर्कर्स, उनको लंग फाइब्रोसिस डिजीज़ हो जाती है। ओके, तो ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है और यहाँ पे बताना है करेक्ट ऑप्शन। नाउ 60 देख लेते हैं। 60 में है, मैच द कंपाउंड्स गिवन इन द कॉलम 1 with the number of carbon atom present in them which are listed under column 2। choose the correct combination। column 1 and column 2 को बताना है। तो column 1 है, then column 2 है। column 1 में है oxaloacetate, B है phosphoglyceraldehyde एंड C isocitrate एंड D alpha ketoglutarate। तो यहाँ पे हमारे पास column 1 है 6C कंपाउंड, उसके बाद फिर है 5 कार्बन कंपाउंड, देन 3 है 4 कार्बन एंड लास्ट फोर्थ वाला है 3 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हुए हैं। ओके, तो नाउ यहाँ पे 60 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो देख लेते हैं कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो 60 के लिए हमारे पास ओके यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है, आपको कॉलम 1 दे रखा है, देन उसके बाद कॉलम 2 में उसके कार्बन के नंबर दे रखे हैं। ओके, यही हमको करना है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे हमारे पास है ऑक्जेलोएसिटेट का ये हो जाएगा। ओके, थर्ड वाला एंड फिर जो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है इसका हमारे पास फोर्थ वाला हो जाएगा। ओके, देन आइसोसिट्रेट का और अल्फा कीटोग्लूट्रेट का बचा हुआ है। तो आइसोसिट्रेट का हमारे पास 1,6 कार्बन कंपाउंड हो जाएगा एंड अल्फा कीटोग्लूट्रेट के लिए हमारे पास 5 कार्बन कंपाउंड हो जाएगा। इट मीन्स कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो 3, 4, 1, 2 है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा 60 का वो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 3 एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास यहाँ से सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 3, 4, 1, 2। ओके, तो 60 का जो हमारे पास 3, 4, 1, 2 है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ 61 हम लोग देख लेते हैं। 61 हमारे पास है, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 कॉलम 2। तो यहाँ पे जो ए है वो क्या है, F1 पार्टिकल है, B F0 पार्टिकल या F0 पार्टिकल, C जो है वो ATP सिंथेटेज है। तो यहाँ पे जो कॉलम 2 है उसको बताना, उसमें जो है हमारे पास वो फॉर्म्स चैनल थ्रू विच प्रोटॉन क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन एंड 2 है कंटेन्स F1 एंड F0 पार्टिकल एंड प्रोटीन स्टॉक एंड 3 है contains site for synthesis of ATP from ADP and PI एंड 4 है पीटर मिशेल। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास जो 61 है उसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 61 के लिए। तो 61 के लिए हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा मिनिमाइज़ करते हैं। तो नाउ यहाँ पे हमारे पास जो पहला वाला है उसके लिए F1 पार्टिकल का ये 3 से हो जाएगा कि कंटेन साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड PI यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ओके, और यहाँ पे हमारे पास पहले मैं करेक्ट आंसर फ्रेंड बता देती हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोग जो है एक बार फिर से देख सकें। तो देखिए यहाँ पे 61 के लिए क्या हो जाएगा, ओके यहाँ पे मैचिंग में
पहले F1 पार्टिकल की 3 हम लोग कर चुके थे। देन उसके बाद जो F0 पार्टिकल है ये क्या होगा, ये फॉर्म्स चैनल थ्रू विच प्रोटॉन क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। एंड उसके बाद फिर हमारे पास केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस बची एंड एटीपी सिंथेटेज बचा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो सी वाला है उसके लिए हमारे पास 2 हो जाएगा, यानी एटीपी सिंथेटेज के लिए हमारे पास कंटेन्स F1 एंड F0 पार्टिकल एंड प्रोटीन स्टॉक हो जाएगा। एंड डी के लिए हमारे पास पीटर मिशेल हो जाएगा। इन्होंने केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस दी थी फ्रेंड। और यहाँ पे जो हमारे पास अब जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मैचिंग करने के बाद, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास थर्ड वाला हो जाएगा। ओके, नाउ 3, 1, 2, 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 61 के लिए आप 3, 1, 2, 4 कर लीजिएगा। नाउ 62 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट्स इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मीडिएट ब्रेक डाउन ऑफ फैट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। कह रहे हैं कि कौन सा जो मेटाबोलाइट है वो कॉमन है रेस्पिरेशन में, वो और क्या करता है, मीडिएटेड, किसको मीडिएट करता है, किसके लिए मीडिएशन का काम करता है, मीडिएटेड ब्रेक डाउन ऑफ फैट का ब्रेक डाउन करता है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करने के लिए एंड प्रोटीन्स के ब्रेक डाउन करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास 1 है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, 2 है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एंड 3 पायरोविक एसिड एंड 4 एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो यहाँ पे हमारे पास जो 62 है इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड वो क्या होगा, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए ही होगा। फ्रेंड आपको पता है जो ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज से जो ग्लूकोज है उससे पायरुविक एसिड बनता है। देन उसके बाद जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो मीडिएटर का काम करता है। और उसके बाद फिर आगे क्रेब्स साइकिल और जो भी आपकी साइकिल आप पढ़ते हो वो सारी स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो ही मीडिएटर का काम करता है, मीडिएट करता है। नाउ 63 हम लोग देख लेते हैं। 63 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैपिड मैथड ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का रैपिड मैथड क्या होता है, 1 है एक्टिव एब्जॉर्प्शन रैपिड मेथड है, या फिर 2 पैसिव एब्जॉर्प्शन, 3 कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन एंड 4 पल्सेटिंग एब्जॉर्प्शन। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट है 63 के लिए वो क्या करेक्ट हो जाएगा, 63 के लिए हमारे पास 1 वाला यानी एक्टिव एब्जॉर्प्शन वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये एक रैपिड मेथड, रैपिड मतलब जल्दी से या तुरंत वाला, तीव्र। और ऑस्मोसिस के बारे में है, ऑस्मोसिस इज 1 the movement of solute from the region of higher concentration to lower concentration across a semi permeable membrane। एंड फिर 2 है हमारे पास, इसको देख लेते हैं हम, the movement of solvent molecules from the region of its lower potential to the region of its higher potential through a semi permeable membrane। 3rd है the movement of solvent from a region of higher concentration to its lower concentration through semi permeable membrane। एंड 4 है none of the above। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास 64 है ऑस्मोसिस का, उसके लिए देख लेते हैं हम लोग 64 के लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। 64 के लिए देखिए क्या होता है, सबसे पहले जब भी ऑस्मोसिस का नाम आएगा तो आप लोगों को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ज़रूर ढूंढना है ऑप्शन में। ओके, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ही थ्रू होगा। नाउ अब यहाँ पे देखिए जो 3rd वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। और इसमें क्या बताया गया है कि जो सॉल्वेंट है उसका मूवमेंट होता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू इट्स लोअर कंसनट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, सपोज फ्रेंड अगर वाटर है, वाटर आपने लिया एक बॉल में या किसी भी आपने बर्तन में वाटर लिया और उसमें किशमिश को डाल दिया। नाउ किशमिश को डाल दिया, किशमिश आपको पता है बहुत स्वीट सी होती है। ओके, नाउ सॉल्वेंट जो है यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट क्या होता है, जो मैंने क्या कहते हैं केमिस्ट्री, जो लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें जो मैंने सॉल्वेंट बताया था, और क्या कहते हैं जो लोग नहीं भी पढ़ रहे हैं तो बायो में भी उन लोगों को पता है। तो देखिए सॉल्वेंट जैसे कि मान लीजिए आपके पास वाटर है और उसमें आपने जो है सॉल्ट डाल दिया, नमक डाल दिया, तो इस केस में सॉल्वेंट यानी कि जिसमें कोई चीज़ घोली गई है, जिसमें कोई चीज़ हम लोग डिज़ोल्व कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। और जो चीज़ डिज़ोल्व हो रही है वो सॉल्यूट कहलाएगी। जैसे नमक है, पानी में घोल रहे हैं तो वो नमक सॉल्यूट है, चीनी को पानी में घोल रहे हैं तो चीनी सॉल्यूट है, शुगर सॉल्यूट है। ओके, और सॉल्वेंट वाटर है, और सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर भी हो सकता है, या तो अगर हम दूसरे सॉल्वेंट्स की बात करें तो अल्कोहल भी सॉल्वेंट है, बेंजीन भी सॉल्वेंट है। ओके, ये सब अलग अलग हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है,
जब हम लोग पानी में जब हम लोग किशमिश डालते हैं तो थोड़ी देर बाद देखते हैं जो किशमिश है वो फूल जाती है। कैसे फूल जाती है? क्योंकि जो किशमिश है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है, फूल के बड़ी हो जाती है। होता क्या है, वाटर एक सॉल्वेंट है और वाटर के जो मूवमेंट होता है, उसके मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से, यानी कि पानी जो है वो तो है ही ज़्यादा और किशमिश में वाटर बहुत ही कम है। उसमें शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर की यानी कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है, बहुत कम है किशमिश के अंदर। तो जो वाटर है वो एज अ सॉल्वेंट, वाटर क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, उसके मॉलिक्यूल मूव करके किशमिश के अंदर जाएंगे थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि वो मेम्ब्रेन कौन सी होगी, जो किशमिश की मेम्ब्रेन होगी। और फिर जब जाएंगे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ और फिर उस मेम्ब्रेन के थ्रू जा करके उसके अंदर किशमिश के अंदर चले जा करके उसको फुला देंगे या एब्जॉर्ब कर लेगी। शुगर की कंसंट्रेशन अब किशमिश के अंदर कम होने लगेगी, यानी वो डाइल्यूट होने लगेगा शुगर जो है उसका। तो एक आप किशमिश वो खा के देखिए जिसमें कि जो बिल्कुल ड्राई है उसको खा करके देखिए, जैसे कि आती है मार्केट से, और एक किशमिश वो खा करके देखिए जो पानी में भीगी हुई है, फूल के गोल गोल सी हो गई है। तो दोनों में आपको डिफरेंस लग जाएगा। कंसंट्रेशन शुगर की पहले वाले में ज़्यादा होगी, किशमिश में बाद में डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि बाद वाली में वाटर क्या हो गया है, ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर चला गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन वो है 65। द डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड्स ऑन टू फोर्सेज, दीज आर। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, उसमें पूछा गया है जो डायरेक्शन है और जो रेट ऑफ ऑस्मोसिस है वो दो फोर्सेस पर डिपेंड करती है। वो कौन कौन से हैं? नाउ ऑप्शन है डिफ्यूजन प्रेशर एंड प्रेशर ग्रेडियंट, 2 प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एंड 3 है हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, एंड 4 है नन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो 65 है इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या होगा, प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है एक फोर्स, तो प्रेशर ग्रेडियंट है। यानी ग्रेडियंट मतलब कि हायर प्रेशर और लोअर प्रेशर दो तरह का प्रेशर है, तो उससे क्या होगा, ग्रेडियंट डेवलप होगा। और जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, कंसंट्रेशन की वजह से कंसंट्रेशन ज़्यादा और कम होगी तो उसकी वजह से जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा, जैसे कि यहाँ किशमिश और वाटर के केस में था कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है 66 क्वेश्चन। 66 क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वन। जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की वो प्रोटेक्टेड होती है और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, यानी कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जो स्टमक में गैस्ट्रिक HCl होती है जिसकी pH बहुत ही ज़्यादा कम होती है, अबाउट 1.2 या 1.3 तक हो सकती है होती है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है, 1 पेप्सिन, 2 म्यूकस, 3 सैलरी एमाइलेज एंड 4 है बाइल। तो यहाँ पे जो 66 है इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यूकस हो जाएगा। म्यूकस। नेक्स्ट हमारे पास 67 है। नो रप्चर एंड फ्रिक्शन अकर्स इन वाटर कॉलम ऑफ वेसल्स एंड ट्रैकीट्स ड्यूरिंग एसेंट ऑफ सैप, इट इज़ ड्यू टू। कह रहे हैं कि कोई भी रप्चर या फिर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता है वाटर कॉलम में, वेसल्स के और ट्रैकीट्स में जब एसेंट ऑफ सैप होता है। तो ये क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं ब्रेक करता है, क्यों नहीं रप्चर होता है? तो क्योंकि दे आर लिग्निफाइड थिक वॉल्स, 2 है दे हैव वीक ग्रेविटेशनल पुल, एंड 3 है कोहेशन एंड एडहेशन, एंड 4 है ट्रांसपिरेशन पुल। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 67 का वो क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 67 के लिए जो थर्ड वाला कोहेशन और एडहेशन जो होता है फोर्स वो काम करता है, इस वजह से वो लगातार एसेंट ऑफ सैप जो होता है वो कंटिन्यूस होता है और ब्रेक नहीं करता। 68 देख लेते हैं। RBC एंड अ प्लांट सेल आर केप्ट इन डिस्टिल्ड वाटर। एक RBC है और प्लांट सेल दोनों को क्या किया गया है, डिस्टिल्ड वाटर में रखा गया है। दिस सोल्यूट कंसंट्रेशन इज सेम इन बोथ दी सेल्स, और दोनों में सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो बिल्कुल सेम है। ऑब्जर्व द चेंज इन बोथ दी सेल्स, तो दोनों सेल्स में क्या ऑब्जर्वेशन होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए यहाँ पे क्या होगा, बोथ प्लांट सेल्स एंड RBC वुड नॉट अंडरगो एनी चेंज। 2 है द RBC वुड इंक्रीज इन साइज एंड बर्स्ट, RBC साइज में इंक्रीज करके बर्स्ट कर जाएगी, वाइल द प्लांट सेल वुड रिमेन अबाउट द सेम साइज।
एंड 3 है द प्लांट सेल वुड इंक्रीज इन साइज एंड बर्स्ट वाइल द आरबीसी वुड रिमेन अबाउट द सेम साइज, एंड 4 है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो 68 है उसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 68 के लिए हमारे पास क्या होगा? 2, द आरबीसी वुड इंक्रीज इन साइज एंड बर्स्ट वाइल द प्लांट सेल वुड रिमेन अबाउट द सेम साइज। तो प्लांट सेल जो होगी वो सेम साइज़ की होगी और जो आरबीसी है वो क्या करेगी? साइज़ में इंक्रीज कर जाएगी और बर्स्ट कर जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 69। 69 को देख लेते हैं। ओके, अ सेल डिप्ड इन 0.5 m सुक्रोज सॉल्यूशन हैज़ नो इफेक्ट। एक सेल है वो 0.5 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन में रखी गई, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट व्हेन दी सेम सेल विल बी डिप्ड इन 0.5 मोलर NaCl सॉल्यूशन द सेल विल। लेकिन जब उसी सेल को 0.5 मोलर NaCl सॉल्यूशन में या नमक के सॉल्यूशन में रखा जाएगा तो सेल के साथ क्या होगा? सेल विल 1 इंक्रीज इन साइज, 2 डिक्रीज इन साइज, 3 विल बी टर्जिड हो जाएगी, या फिर विल गेट डीप्लाज्मोलाइज्ड। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 69 का वो क्या होगा? जो सेल होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा साइज़ में। क्यों डिक्रीज़ कर जाएगा? क्योंकि जो सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म होगा वो क्या होगा? वो अपनी जो सॉल्वेंट है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि जो सॉल्ट का सोल्यूशन है उसकी तरफ जाएगा। ओके, और वो श्रिंक कर जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा साइज़ में। चलिए, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है 70 है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मूवमेंट इन सेंसिटिव प्लांट्स लाइक मिमोसा प्यूडिका। तो मिमोसा प्यूडिका आप जानते हैं, इसको कहते हैं टच में नॉट या छुई मुई का प्लांट होता है ये। और 1 है टर्गर प्रेशर, 2 इम्बिबिशन, 3 प्लाज्मोलिसिस एंड 4 ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे हमारे पास जो 70 है उसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड वो क्या हो जाएगा? ये टर्गर प्रेशर। बिल्कुल टर्जिडिटी में जो या टर्गर प्रेशर में चेंज होता है, इसी वजह से ऐसा होता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास 71 है सक्शन प्रेशर इज़ द अदर नेम ऑफ 1 डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, 2 ऑस्मोटिक प्रेशर, 3 वॉल प्रेशर एंड 4 टर्गर प्रेशर। नाउ 71 का हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हमारे पास डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, जिसको हम लोग DPD भी कहते हैं, ये होगा। सक्शन प्रेशर का दूसरा नाम SP का दूसरा नाम है DPD। देखिए फ्रेंड्स, एग्ज़ाम अब करीब आ रहे हैं, होने ही हैं, कभी ना कभी हो ही जाएंगे। वो अगस्त में डेट आ चुकी है, प्रपोज्ड है। अगर आगे कुछ भी पोस्टपोन नहीं हुआ तो फिर उसी वक्त पे हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड, अब आप करना क्या है, जितने भी लेक्चर्स हैं उनको बार बार अच्छे से देखना है, नोट्स बनाना है बिल्कुल। जिन्होंने नहीं बनाए अभी तक वो सब बिल्कुल एक एक क्वेश्चन लिख करके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो और जितने फ्रेंड्स आप लोगों के साथ हैं फ्रेंड तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर करिए, उनकी भी मदद करिए। और आपका एग्ज़ाम जो है वो होपफुली सभी लोग का अच्छा एग्ज़ाम हो, सक्सेसफुल हो जाएं आप लोग। चलिए 72 करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2। नाउ ए है आइसोटोनिक, B हाइपोटोनिक, C हाइपरटोनिक एंड D प्लाज्मोलिसिस एंड E डीप्लाज्मोलिसिस। Now 1 cell flaccid, no net flow of water, 3 है cell turgid, 4 है water moves into the cell and 5 है water moves out of the cell। ओके, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इसके कोड्स दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो 72 है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात है कि जब आइसो मतलब क्या है? बराबर होना। हाइपो मीन्स होता है कि जो लेवल है, जो भी आपका जो भी एक मात्रा दी हुई है या कंसंट्रेशन दी हुई है उससे कम हो जाना, हाइपो हो जाना। हाइपर मीन्स होता है ज़्यादा हो जाना उस लेवल से। और प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस का आप लोग जानते ही हैं, किशमिश वगैरह केस में आप लोगों ने पढ़ा है या जो सेल्स के केस में पढ़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जब आइसोटोनिक है मतलब कि क्या होगा? कोई भी फ्लो नहीं होगा। ओके, कोई भी फ्लो नहीं होगा, ना सॉल्वेंट का कोई भी फ्लो नहीं होगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन से, या फिर सोल्यूट का कोई भी फ्लो नहीं होगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हम लोग मैच करना स्टार्ट कर देते हैं और इसको देखते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे देखते हैं। नाउ यहाँ पे हमारे पास आइसो के लिए आ जाएगा ये वाला, देन हाइपो के लिए आ जाएगा ये 4th वाला ऑप्शन। ओके, एंड हाइपर के लिए एक मिनट थोड़ा सा और मिनिमाइज़ कर दूँ फिर मैं बता देती हूँ। नाउ आइसोटोनिक के लिए नो नेट फ्लो हो जाएगा,
हाइपो के लिए नाउ ये हो जाएगा, ओके। एंड हाइपर के लिए हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। एंड जब हमारे पास प्लाज्मोलिसिस होगा तो क्या होगा, सेल कैसी हो जाएगी, टर्जिट हो जाएगी। एंड डी प्लाज्मोलाइज होने के बाद फ्लैक्सिड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 72 का। 72 का इस केस में जो करेक्ट हो जाएगा 2 वाला, ओके। 2 4 5 1 3 हम भी देख लेते हैं यहाँ पे 2 4 5 1 3 जो है वो क्या करेक्ट हो रहा है, ओके। 2 ये है, 4 ये है, 5 ये है, 1 ये है एंड 3 ये है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास 72 का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो आपको मिल चुका है यहाँ पे, ओके। 2 वाला 2 4 5 1 3 वो बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग 73 देख लेते हैं। 73 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग इम्बिबिशन। इम्बिबिशन फ्रेंड, आप लोग जब रेनी सीज़न आता है तो आप लोगों को पता है जो डोर्स वगैरह होते हैं या विंडो होती हैं लकड़ी की बनी होती है, क्या होता है जो वाटर होता है उसमें अब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब वो थोड़ी फूल जाती है, इम्बाइबिशन होता है उसमें, ओके। तो ये क्या होता है, पूछा जा रहा है कि ये कैसा फिनोमेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनकरेक्ट बताना है इसके बारे में। तो पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ लेती हूँ, ओके, उसके बाद आपको बताती हूँ, ओके। 1 है हमारे पास, इम्बिबिशन इज़ द फिनोमेना ऑफ एड्जॉर्प्शन। इम्बिबिशन इज़ द फिनोमेना ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और एनी अदर लिक्विड विदाउट फॉर्मिंग सॉल्यूशन। एंड 2 है हमारे पास, द